सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पेंडोरा बॉक्स खुलने का तो सुनते रहे, लेकिन अब पेंडोरा पेपर्स सामने आ गए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है मुमकिन तौर पर ये दुनिया सहाफ़त की तारीख में की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी तहकीक है। ICIJ के मुताबिक ये पेपर्स दुनिया के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाली 1 करोड़ 19 लाख से ज़ायद फाइल्स के लीक डाटा बेस पर मुश्तमिल है, जिसमें दुनिया के 117 ममालिक, 150 मीडिया इदारों के 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया और ये तहकीक 2 साल तक जारी रही। पाकिस्तान के हवाले से अहम बात यह है कि इन पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। इस पेंडोरा लीक ने बड़े बड़े पर्दा नशीनों के चेहरों से नकाब उतार दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आबी उमूर मुनिस इलाही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाडा, इसहाक डार के बेटे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन, विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के खानदान के नाम और PTI के सीनियर रहनुमा अलीम खान जैसे अहम नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा चंद रिटायर्ड अस्करी ओहदेदार, कारोबारी शख्सियात के भी नाम आए हैं। सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स में शामिल पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात का ऐलान किया है। आला सतह का सेल कायम करने का हुक्म दे दिया है। कार्रवाई क्या होती है इसका इंतजार रहेगा, लेकिन इससे जुड़े एक और मामले का जिक्र भी जरूरी है कि पेंडोरा लीक्स में अब तक मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का कोई जिक्र नहीं, लेकिन हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जो फेक न्यूज को लेकर मीडिया पर कड़ी तनकीद करते रहते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, खुद ट्वीट किया कि मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की 5 ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। फवाद चौधरी के झूठे ट्वीट के बाद PTV पर भी यह खबर जोर शोर से चलाई गई। अब सवाल यह है कि दूसरे को जाली फेक न्यूज बंद करने की नसीहत करने और बड़े बड़े जुर्मानों से डराने वाले फवाद चौधरी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, या ये भारी जुर्मानों और कैद की सजाएं सिर्फ मनपसंद खबरें ना चलाने वाले सहाफ़ती इदारों के खिलाफ ही हैं। इसी पर पहले बात करते हैं। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, आप भी सहाफ़ियों के रहनुमा हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। फवाद चौधरी साहब जुर्माने 25 करोड़ जुर्माना कर दो जी, फेक न्यूज़ फैला खुद रहें। उसामा साहब, इमरान खान साहब जो हैं उनकी कश्ती में अगर जो सुराख हो रहे हैं वो कोई बाहर से नहीं, ये इसी तरह के लोग कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने एक तो ठेका ले लिया कि उन्होंने कोई ऐसा बंदा जो है ना, वो कोई PTI को कोई भी ऐसा बंदा जो PTI को सपोर्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा ग्रुप जो PTI को सपोर्ट कर रहा है, अल्लाह के फजल से ये 1.5-2 साल हो रहा है कि ना, तो इमरान खान अकेले ही होंगे, इनके साथ और कोई होगा नहीं। मेरा मतलब है इन्होंने मीडिया को ख़िलाफ़ कर दिया। आप देखिए कि कौन सा ऐसा तबका है जो इनकी वजह से खान साहब से खुश है। अब कल एक तरफ फेक न्यूज़ की इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई, बिल लेके आ रहे थे, जनाब जो जर्नलिस्ट गलत खबर देगा उसको 10 करोड़ रुपया जुर्माना, अदारे को 15 करोड़ रुपया जुर्माना, अदारों को जनाब हर साल NOC लेना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की जाएगी। और यार तुम अपने PTV की तो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कर नहीं सकते। सबसे पहले गलत फेक एक ट्विटर दिया, उसके बाद PTV ने ये खबर नशर कर दी, उसके बाद सारे रेगुलर मीडिया ने उस खबर को उठाया, PTV को सरकारी TV है सर। पहले तो मुझे भी ये हुआ, फिर बाद में मैंने खुद बताया कि PTV ने ये खबर चलाई। किसी निजी चैनल ने ये खबर अपने तौर पे नहीं चलाई जी, वो PTV ने चलाई और PTV को सब निजी चैनल ने कोट किया कि PTV ज़राए के मुताबिक ये 4 कंपनियां भी हैं। और उसके बाद फिर इस पे वो इंसिस्ट भी करते रहे, ट्वीट करते रहे और अल्टीमेटली वो खबर गलत साबित हुई जी। अब इनको चाहिए कि माफ़ी मांगे मरियम नवाज से, सारी कौम के सामने माफ़ी मांगे और कहें कि ना मैंने फेक न्यूज़ चलाई और मैं माफ़ी मांगता हूँ। या फिर ये है कि जिस तरह से एक निजी चैनल जो है उन निजी चैनल के खिलाफ जो पैमरा जिस तरह से करता है उस तरह से फवाद चौधरी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इनको वहाँ पर अपेयर होना चाहिए, हम अपेयर होते हैं। ठीक है, शबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक चेयरमैन FBR, मौशी माहिर भी हैं। शबर जैदी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ये जो अब पेंडोरा स्कैंडल आया है सामने,
इसमें जाहिर है कि अहम शख्सियात के नाम भी आ गए हैं। अब लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आम आदमी तो नहीं, ये तो 700 अब हैं, 400 पहले, यानी पाकिस्तान के अशराफिया में लोग हैं। आप बताएं ये कितना अहम है, किस तरह से इस पर तफ्तीश होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना ये गलत है सब कुछ जो सामने आया? कंपनी बनाना और टैक्स हेवन में कंपनी बनाना और पाकिस्तान से पैसे डॉलर बाहर भेजना कोई इलीगल काम नहीं है, और इसकी आप मॉरलिटी पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। हाँ, अगर वो पैसा गलत तरीके से कमाया गया है वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर ऑफशोर कंपनी बनाना, उसको चलाना और उसको उस पर यहाँ से डॉलर बाहर भेजना वो इलीगल नहीं है। 1992 से लेकर 2018 तक जो रिजीम हमारे फॉरेन एक्सचेंज का चलता रहा है, इसको बाद में आके हमने थोड़ा सही किया था, उससे पहले पाकिस्तान में डॉलर का लाना ले जाना पूरी तरह आज़ाद है। तो कोई पाकिस्तान से बाहर पैसे ले जा सकता है और कंपनी बना सकता है, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। हमें ये देखना होगा कि जो पैसे उसके पास आए हैं वो कहाँ से आए हैं। इशू ये है, ये नहीं है कि कंपनी बाहर है उसकी या पाकिस्तान से पैसे भेजे गए, ये इशू, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने जो शुरू में ट्वीट किया, अभी भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं बराह रास्त, इस वक्त एक इजलास चल रहा है तर्जुमानों का, इमरान खान से बुलाया हुआ है कि किस तरह से कार्रवाई करनी है, और वो साफ कह रहे हैं कि जी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सेल बनाया जाएगा। और वो कहते हैं कि मैं यही तो कहता रहा कि पाकिस्तान में इस तरह से होता है कि गरीब मुल्कों का पैसा अमीर मुल्कों में ले जाया जाता है, हम पूरी इस पर इंक्वायरी करेंगे, जो भी इसमें मुजरिम साबित हुआ उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो तो पहले ही ऐसे वर्डिक्ट दे रहे हैं, उनकी नज़र में तो ये सब गलत हुआ है। मेरी बात सुने, जब ये पानामा लीक आया था तो पानामा लीक के बाद मैंने एक किताब लिखी थी, पानामा लीक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सो मोटो उठाया था, जिस केस में मैं एमिकस क्यूरी था, और मैंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी ये बयान दिया था कि किसी भी बंदे की ऑफशोर कंपनी बनाना लीगल है, पाकिस्तान से डॉलर भेजना लीगल है, और उसको रखना कोई, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसा उसने जो भेजा है वो लीगल पैसा कमाया जो है, और वो गलत था या नहीं था, वो इशू है। ये कंपनी का होना कोई इस बात की निशानदेही नहीं करता कि वो कोई किसी जुर्म में शामिल है। अच्छा शबर जैदी साहब, एक और चीज़, जितने भी बड़े बड़े नाम आए हैं, चाहे वो मोनी सलाई है, शौकत तरीन है, फैसल बावड है, या जितने भी लोग हैं, देखा जाए तो उन सब पर किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान में किसी के खिलाफ केस चल रहा है, कोई ना कोई पेंडिंग है इंक्वायरी, हर एक के खिलाफ नैब में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है। तो इससे तो फिर एक डाउट पैदा होता है कि चूँकि पहले ही नैब इनके मामलात को देख रहा था, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई करप्शन होगी, जिसकी वजह से इन्होंने ऑफशोर कंपनी के ज़रिए से पैसा बाहर मुंतकिल किया है। देखिए, मैं वही अर्ज़ करूँ ना कि जैसे फैसल वाडा साहब हैं, फैसल वाडा साहब जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो शायद पहली मरतबा गवर्नमेंट में आए हैं, तो अगर उनका पैसा अनटैक्स मनी हो सकता है, मगर अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी कभी गवर्नमेंट की किसी जगह पे रहे ही नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा, ये केस टू केस जाना पड़ेगा। ये ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट आप इस पर नहीं दे सकते कि अगर वो आदमी है, शायद शौकत तरीन साहब हैं, वो बहुत अरसे से बैंकिंग के सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनकी यूनियन बैंक के ओनर थे वो, उसके बाद वो सिविल बैंक के ओनर थे। तो अगर उन्होंने अपनी कंपनी, अपने ओनरशिप को वाया BVI रखा हुआ है, तो इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, अगर वो ये साबित कर दें कि जो पैसा उनके पास जो पड़ा हुआ है दुबई, जहांगीर सिद्दीकी हैं, उन पे भी जो है वो चार्जेस हैं नैब में। ऐसा बहुत सारे ऐसे जिन पे नैब के चार्जेस हैं और वो कोई ना कोई इंक्वायरी फेस कर रहे हैं, दो कि वो गवर्नमेंट में नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद नैब में वो ये फेसिस कर रहे हैं कि इनसाइड ट्रेडिंग है या ये है, तो अल्टीमेटली उनकी फिर ऑफशोर कंपनियां भी निकल आती हैं। देखिए, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ऑफशोर कंपनी का निकलना बजाते खुद कोई इलीगल एक्ट नहीं है कि मेरी ऑफशोर कंपनी है तो इसका मतलब है मैं किसी गलत काम में हुआ। मगर अगर आपके खिलाफ कोई चार्जेस का केस चल रहा है और आप उसको साबित नहीं कर सकते और फिर ऑफशोर कंपनी निकलती है और ऑफशोर कंपनी के अंदर भी वो अमाउंट नजर आता है, तो इसका मतलब है कि इशू है। तो मगर ये कि ऑफशोर कंपनी का होना किसी आदमी के साथ आप कह रहे हैं, इस पे दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दो बातें मेरी इसमें आप याद रखें। अभी आप जो बात कर रहे हैं ना ये BVI की और ये पनामा की, ये तो आप समझें कि आप टिप ऑफ द आइसबर्ग में बैठे हैं। अभी आप दुबई की कंपनियां खुलवा लें, आपको पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। ये 700 है ना, ये 7 लाख पे पहुंच जाएगी बात। शबर साहब, ये बरतानिया ही इन लोगों के लिए सेफ है। साहब आपने मैं गुलाम मुर्तज़ा जी, मैं गुलाम मुर्तज़ा सर आपसे जानना चाहूँगा,
आपने किताब जो लिखी उसमें काफ़ी हद तक यानी कि ये एक तासुर आता है कि पनामा पेपर्स पर भी हमने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन असल बात जो है जिस तरह से एसेट रिकवरी यूनिट था हमारा बनाया गया, या हमारे जो पाकिस्तानियों की जायदाद ख़रीदी है जिन्होंने गुज़िश्ता 5-7 साल 10 साल में दुबई में, उनकी रकमों को वापस लाना जो कि टैक्स रिविजन की गई है या वहाँ पे जायदादें ख़रीदी गई हैं, तो उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, या हमें इसी तरह के जो पनामा पेपर्स आए अभी ये आए इसके ऊपर ओवर रिएक्ट करके और बिल्कुल इस तरह नारे शारे लगा के बंद कर देना चाहिए चीज़ों को? कि मैंने जब इस पहला वाला पनामा केस आया था तो मैंने वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के ओपन कोर्ट में ये कहा था कि अगर कोई ये समझता है कि ये जो पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है उसमें से कोई पैसा पाकिस्तान से वापस ले आएगा, चाहे वो करप्शन का भी हो, तो वो तकरीबन नामुमकिन चीज़ है। उसकी बहुत सारे उसके अंदर लीगल लकूनाज हैं और इसमें ये एक बहुत मुश्किल साइंस है जो हमारे सिस्टम हमारा इस काबिल नहीं है ये बात। तो इसलिए रिकवरी यूनिट का तो आप समझें, आप बताएं ना कि कितने साल हो गए रिकवरी यूनिट में, आपको बताइए कौन सा पैसा आपका पाकिस्तान से बाहर से वापस आया है। तो ये आप इसको तो आप भूल जाएं कि आप पाकिस्तान से पैसा बाहर से पैसा वापस ले आएंगे। बात ये है कि मैंने इसीलिए जब मैंने ये सारा चीज देखी थी तो मैंने इसीलिए एसेट डिक्लेरेशन लॉ लेकर आया था और मैंने ये कहा था कि आप कम से कम अपने बाहर के एसेट डिक्लेयर कर दें, क्योंकि कल को हमें अब नया जो एक्यूमुलेशन हो वो रुक जाए और हम इसको ला सके। तो वो हमने करा दिया था। अब जो मगर जो पाकिस्तानी हैं उनके पास बहुत सारे पैसे अभी बाहर है। मगर बात ये है ना सर, जो हमारे लोग इस पर अहमियत नहीं दे रहे, वो ये नहीं है कि पनामा में कंपनी है या बहामास में कंपनी है या बीवीआई में कंपनी है। सवाल ये है कि ये पैसा बाहर जा कैसे रहा है लीगल तरीके से। मैं बात दोबारा कहता हूँ, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से बाहर कैसे जा रहा है और आपने वो क्या रास्ते खोले हुए हैं इससे बाहर जा रहा है। तो ये देखने वाली बात है। और मैंने इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो मैंने 5-6 आर्टिकल लिखे थे। एक चीज होती है इसको बोलते हैं हवाला। जब तक आप हवाले की ट्रांजैक्शन खत्म नहीं करेंगे आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान से पैसे की बाहर मूवमेंट खत्म होगी। हवाला इलीगल नहीं होता, हवाला एक सिस्टम है। आप उसको समझे पहले कि हवाला होता क्या है, फिर उसके बाद उसे काम करें। मेरा समराइज व्यू ये है कि ये सारा जो आप लोग ये एकदम बबल ये ना बबल इन द टी कप हुआ है ना, ये सब जज्बाती, मैं तो कल रात से सुन रहा हूँ सारी चीजें। इनमें से 99% लोग जो बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी उस चीज से डील ही नहीं किया है। इनमें से शायद कोई आदमी कभी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड गया भी नहीं होगा, इनको पता भी नहीं कि बारबाडोस क्या है, कहाँ है और वो होता क्या है, न्यूयॉर्क का क्या ताल्लुक है इसमें, लंदन का क्या ताल्लुक है, प्रॉपर्टी कहाँ है, दुबई में कैसे पैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। ये एक पूरी अलग साइंस है और ये साइंस हमारे मुल्क में बिजनेसमैन को पता है, करप्ट साइंसदानों को पता है। हम लोग क्योंकि इस अकाउंटिंग फील्ड से डील करते हैं तो हमें पता है कि क्या होता है। मगर ये जो साइक्लोन इन द टी कप है ना, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए ब्रेकिंग न्यूज चल रही है शबर साहब। आपने डॉक्टर साहब शबर जैदी साहब, आपने जिस तरह अपने दौर में जब चेयरमैन FPR थे तो काफ़ी इस लिहाज से काम शुरू किया था, तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से मेरे ख्याल में उस लेवल पे तावन नहीं किया गया जिस तरह दुबई की बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे थे। और जहाँ तक हम रिपोर्ट करते थे तो हमें ये इल्म था कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत सारी वेल्थ जो निकल रही है वो उन तमाम रास्तों को किस तरह से बंद किया जाए और जो बाहर लोग मौजूद हैं उनकी वेल्थ वापस लाने के लिए कोई कार्रवाई की जाए। तो वो कोई पूरी तरह अमल नहीं हो सका उस पर। मैंने दुबई वाले के ऊपर अपना हाथ रख दिया था और अगर आपको याद हो जब मैं चेयरमैन FBR था और मेरा ये जो आजकल चेयरमैन है अशफाक जो मेंबर इंटरनेशनल टैक्सेस था, तो मैंने एक खत लिखा था दुबई वालों को कि आप मुझे अकामा होल्डर की डिटेल दें, जिन लोगों के पास अकामे हैं उनकी मुझे डिटेल दें कि वो कौन कौन लोग हैं और वो मुझे आप दे देंगे तो मैं खुद ही आगे कर लूँगा। उन्होंने मुझे मैं आपको बिल्कुल ओपनली कहना चाहता हूँ कि वो लेटर अखबार में छपा और उस लेटर के छपने के 10 घंटे बाद मुझे शदीद प्रेशर आया, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, मुझे शदीद प्रेशर आया दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से कि हम अकामे की डिटेल नहीं देंगे आपको, कि हमने किन किन को लोगों को दुबई के अकामे दिए हुए हैं।
और हम आपको ये प्रोविजन नहीं देंगे। और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली उसमें सीरियस नहीं थी। मैंने उसके बाद 2018 में फॉरेन एक्सचेंज लॉ में भी तब्दीली की और मैंने ये कहा कि मेरा आज भी व्यू ये है, मैंने कल भी किसी जगह बोला था कि आपको एक्सचेंज कंपनियां बंद करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। मगर मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूँ, इमरान खान साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं भी आज आपके सामने ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अशराफिया ये चीज़ नहीं होने दे रही है और वो इसमें सब इसमें इस गुनाह में सब शामिल हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई पार्टी, कोई इदारा ये नहीं कह सकता कि मेरा आदमी इस चीज़ में आप मुझे एक बात बताइए, ये जो सरकारी अफसरान कैनेडियन नेशनलिटी लेते हैं उसका जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहाँ से जाता है पैसा? मुझे बताया ना, एक आदमी का भी पैसा सरकारी, लाखों सरकारी अफसरान कैनेडियन नेशनलिटी रखते हैं, तो कनाडा में पैसा जाता है यहाँ से। वो कौन किस इनकम से कमाया हुआ पैसा है, कहाँ से गया है, क्या लिया है, कौन सी प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? कुछ नहीं है। ये तो पानामा लीक तो देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पानामा लीक ICIG ने लीक नहीं की है, ये पानामा लीक वेस्टर्न इकोनॉमी ने लीक की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बंद हो, उनके और मसाइल हैं, इसका कोई ताल्लुक ये ICIG से नहीं है। तो जी शबर साहब, इमरान खान साहब ने जो इजलास अभी बुलाया था उसके हवाले से अभी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि जी इंस्पेक्शन कमीशन के तहत सेल कायम करने का फैसला हुआ है। सबसे जिनके नाम आए, यानी 700 नाम है, सबसे जवाब तलब किया जाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस वज़ीर कानून बनाएंगे। तहकीकात FBR करेगा, अगर डिक्लेयर ना हुई तो फिर ये तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। मखसूस वक्त में काम मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दी जाएगी और फिर वज़ीर आज़म मज़ीद कार्रवाई का कहेंगे। आपको ये डूएबल लग रहा है, इससे कुछ निकलेगा? हमने पहले भी देखा जी, वो शुगर माफिया के हवाले से रिपोर्ट आई, दीगर भी हुआ जी, आटा स्कैंडल, कभी पेट्रोल स्कैंडल, तो उसके बाद हम उस तरह से नहीं देख सके। इसमें कुछ देख सकेंगे? इमरान खान साहब बड़े सीरियस लग रहे हैं, क्योंकि पनामा जब आया था तब बिल्कुल ऐसी कोई बात नवाज शरीफ साहब ने की थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अजीब गरीब थे, वो एक माजी में हो गया। इमरान खान साहब ने किया है, बेड़ा उठाया है, कुछ कर पाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको मिसाल से साथ क्लियर कर देता हूँ। आपके 3 आदमियों के नाम आए हैं, अलीम खान, फैसल वाडा और खुसरो बख्तियार की फैमिली। ये 3 नाम है ना जो प्रोमिनेंट है। मोनी सिलाई की फैमिली, ये 4 नाम है ना जी। शौकत तरीन को अलग करें, उनका एक सिलसिला अलग है। 4 नाम मैं बता रहा हूँ सियासतदानों के, ठीक है ना? 4 बताया ना मैंने आपको। जी जी जी। अलीम खान का और फैसल वाडा का कारोबार है प्रॉपर्टी का, ठीक ऐसे ही। और मोनी सिलाई का और खुसरो बख्तियार का कारोबार है शुगर का, सही, ठीक है। इन दोनों कारोबारों में जितनी भी सेल हो रही है वो कैश में होती है। अच्छा, तो वो तो आपको 5 मिनट में अपना सोर्स एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, आप मेरी बात समझिए। देखिए, ये दोनों, अलीम खान और फैसल वाडा साहब का बिजनेस है प्रॉपर्टी का, और आप भी प्रॉपर्टी को जानते हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन होती है 100 रुपए पर और प्राइस होती है 200 रुपए। याद है? आप पता होगा आपको। जी जी, और डिस्क्रिप्शन आउट ऑफ बुक देते हैं। फैसल वाडा और अलीम खान भी उसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान की प्रैक्टिस है। तो आपके ख्याल में अगर वो दोनों ये काम करते, इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो अगर उन्होंने BVI कंपनी बनाई है तो उसमें तो वो 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे, और बाहर आ जाना चाहिए, उसमें कोई कसूर भी नहीं है। मुनीर सिलाई साहब और खुसरो बख्तियार साहब का कारोबार है शुगर का। शुगर के कारोबार का आपको पता ही है कि सारा जो कारोबार है सेल का वो कैश पर है, तो उसमें भी आपके पास वेरिफिकेशन नहीं है। तो फिर ये तो ना, मैं आपको ये कहने की कोशिश करता हूँ, आप मेरी बात अक्सर सुनते रहते होंगे कि मैं कहता हूँ ये कैश इकोनॉमी खत्म करो, कैश इकोनॉमी खत्म करो। जब तक आप ये कैश इकोनॉमी खत्म नहीं करेंगे, ये पैसे का रेल पेल कैश का खत्म नहीं करेंगे, ये सारी चीजें आपको नजर आती रहेंगी। ये कमीशन, इंस्पेक्शन टीम, ये तो 5 मैं अगर एडवाइजर हूँ अलीम खान का या फैसल वाडा का, मेरे लिए ये 10 मिनट का काम है कि मैं उनको साबित कर दूं कि ये मेरी कंपनी जायज है। नॉट मोर देन 10 मिनट्स। इतनी उनकी टेंशन नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि लंदन में हमारी पाकिस्तानी 5वें नंबर पर आए हम, पहले को 150 में आ जाए। वैसे अमीर तरीन ममालिक में तो बड़ी बात होगी, 200 ममालिक हैं दुनिया के लगभग, तो अब ये 5वें नंबर जायदादें, पैसा तो इसका मतलब है पाकिस्तानी के पास इतना ज़्यादा है, तो फिर हम गरीब क्यों हैं? ये मुल्क गरीब फिर किस तरह से हो गया? अगर लीगल भी है, मैं कहता हूँ बिलफर्ज ये लीगली भी लेकर गए हैं, तो बरतानिया में ही जाकर हम बाहर सारी दुनिया को कह रहे हैं वज़ीर आज़म जी इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, यहाँ हम 5वें नंबर पर सिर्फ बरतानिया में हैं, लंदन में हैं, बाकी तो पता नहीं कहाँ कहाँ पाकिस्तानी इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए मेरी बात सुने ना, मैंने अपनी जो किताब लिखी थी 2016 में, उसमें मैंने लिखा था कि पाकिस्तानियों के पास मेरी एस्टीमेट में 150 से 120 बिलियन डॉलर के एसेट बाहर हैं।
जाट साहब ने कैबिनेट में एक समरी मूव की थी, जिसमें कैबिनेट की समरी है जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस ने लिखी है। उसमें लिखा है कि पाकिस्तानियों के पास बाहर 200 बिलियन डॉलर है। मेरी कैलकुलेशन है कि पाकिस्तानियों के पास बाहर 150 बिलियन डॉलर है। तो ये आपको कौन कह रहा है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? पाकिस्तान गरीब मुल्क आम आदमी के लिए है, पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है अशराफिया के लिए। अच्छा शबर साहब, जी अगर सर इसका हल मैं चाहूँगा कि इसको कि ऐसी कौन सी 2, 3, 4 स्टेप्स हैं जो फौरी तौर पे लेने चाहिए ताकि जो वेल्थ यहाँ से गई है उसको हम वापस ला सकें और इसके बाद इस तरह की सूरत हाल जो है वो ना पैदा हो, जिस तरह के हम हर रोज़ पेपर्स आते हैं, हर 2 साल बाद पेपर्स आते हैं और हम पाकिस्तानियों के नाम आ जाते हैं। तो कौन ये करेगा और किस तरह से करेगा? आपके पास इसका वर्केबल सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैं जब चेयरमैन FBI था, मैं बहुत कुछ करके आया था, मगर उसमें से बहुत सी चीज़ें अनडू हो गई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब एक आदमी पाकिस्तान में रहता है तो वो अपनी पाकिस्तान की इनकम टैक्स देता है और बाहर की इनकम टैक्स देता है, और अगर वो 180 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहे तो वो सिर्फ अपनी पाकिस्तान इनकम टैक्स देता है। इस प्रोविजन को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और मैंने इसको चेंज कर दिया था कि तमाम पाकिस्तानी अपनी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स देंगे, और उसकी मैंने प्रोविजन को चेंज किया था। मैं जब वापस आ गया तो वो प्रोविजन वापस कर दी गई और वो उसको वहीं पे वापस लाया गया जहां पे वो पुरानी वाली प्रोविजन थी। अमेरिका में अगर आप अमेरिकन हैं तो चाहे वो आप किसी जगह दुनिया में पैसा कमाएं, आपको अमेरिका में टैक्स के लिमिट में आना चाहता है। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में मैं एक किताब लिख रहा हूं, इंशाल्लाह अगले महीने वो आ जाएगी। मैं इसको बोलता हूं स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। पाकिस्तान में रियासत करप्शन का हिस्सा है, रियासत करप्शन को प्रमोट कर रही है। पाकिस्तान में मेरी सजेशन है कि आप जो भी पाकिस्तानी है उसको दुनिया की जहां भी इनकम अराइज हो रही है, उसको जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी वो उसको। अच्छा, इसमें होता ये है सर, मैं आपको बताता हूँ। मैं जाता हूँ कनाडा और कनाडा जाके कैनेडियन पासपोर्ट लेता हूँ और वापस पाकिस्तान आ जाता हूँ। फिर मैं जो दुबई में अकाउंट खोलता हूँ वो मेरा खुलता है कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर। तो दुबई में मेरी कोई पाकिस्तान की ट्रेल नहीं है। कारोबार में पाकिस्तान से कर रहा हूँ दुबई के साथ, मगर मेरी ट्रेल कोई नहीं है। इसीलिए मैं अखामे के पीछे गया था और मैं चीज़ों के पीछे गया था। मगर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में इस काम को कोई समझता है या जिसने इसके ऊपर काम किया है वो मैं हूँ, मगर मैं ये अगर कोई मुझे कहता है कि इसमें से कोई निकाल लेगा तो वो मेरा ख्याल है वो उसकी गलतफहमी है। अच्छा शबर साहब, हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है। अगर आपके पास 10 मिनट और हो तो हमने ब्रेक के बाद महंगाई के हवाले से बात करें, क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, तो अगर आप हमें टाइम दे सकें। जी कर ले जी ठीक है, चलें सर हम ब्रेक। दादी साहब की मेहरबानी, हमने वैसे प्रोग्राम से पहले उनसे आधा घंटा मांगा था, 7:30 बजे तक। उनकी मेहरबानी, हमें टाइम दे रहे हैं। तो हम महंगाई पर बात करेंगे कि इस हुकूमत से क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। अभी इमरान खान साहब ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है, लेकिन वो भी ये मान रहे हैं महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला महंगाई बहुत ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस पे परेशान हैं और मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है मुल्क में, और वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कर्जे होने के बावजूद कम से कम इसका बोझ आम आदमी पर पड़े। और अब कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का उन्होंने बाकायदा इफ्तिताह किया है, जिसके तहत 1400 अरब रुपया कहा जा रहा है कि 40% जो गरीब तरीन घराने हैं उनको बराह रास्त दिया जाएगा। लेकिन महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुँचेगा। शबर जैदी साहब हमारे साथ हैं, साबिक़ चेयरमैन FBI। शबर साहब, ये जो महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, वज़ीर-ए-आज़म खुद मान रहे हैं कि जी अब, और साफ उन्होंने कह दिया कि जी अब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, जब वहाँ कम होंगी तभी कम हम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने वाज़े कह दिया, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। देखिए, अगर आपने आज का डॉन अखबार पढ़ा हो ना, मेरा एक बहुत डिटेल बड़ा बयान है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो सकता फॉर द टाइम बीइंग, और वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि जितनी भी करप्शन की मनी है पाकिस्तान में, वो अब जब बाहर जाने से रुक रही है तो वो जाके जो मार्केटें हैं जिसमें कमोडिटीज और फूड की और ये आम आदमी की अशिया सर्फ की मार्केटें हैं, इसमें जाके सारी पार्क हो गई है। तो पाकिस्तान में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है
जिसमें दुकानदार, आड़ती, ये होलसेलर, रिटेलर, ये इस वक्त पाकिस्तान में, जिसे आप कहते हैं ना कि ये आप समझे कि ये सोना कमा रहे हैं। जो आपको आलू या प्याज या आम मिलता है शहर में, इसकी परचेज प्राइस से ये तकरीबन 4 गुना प्राइस से यहाँ बेच रहे होते हैं। तो मगर गवर्नमेंट के पास कोई निज़ाम नहीं है कि उसको सेटल करे, मगर वो गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं हो सकता। मगर ये जो दरमियान में आड़ती है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है, जितनी भी करप्शन की मनी है पाकिस्तान में, जितनी भी करप्शन की मनी है, ये बाकायदा अब इसका एक इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है कि सारे करप्शन के पैसे इकट्ठे होते हैं और उसका एक समझ लें एक अलग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और वो पैसा आपको उधार मिल सकता है अगर आप कमोडिटी ट्रेड में काम करें। तो ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है, ये प्राइस हाइक हो रही है, ये सारा 2 नंबर का पैसा मार्केटों में जा रहा है, और वो उसमें आलू, प्याज, दालें, घी, चीनी, ये सब उसमें लगा हुआ है। कोई भी आप कुछ भी कर लें, आप प्राइसेस को, ये इंटरनेशनल प्राइसेस का बहाना है, मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है, आप मुझे बताएं कि टमाटर में या आलू प्याज में इंटरनेशनल प्राइस का क्या ताल्लुक है? अच्छा शब्बर साहब, जो आप बात कर रहे हैं, यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की कि ये जो मिडल मैन है ये कमा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही बात की कि जी मिडल मैन कमा रहा है और मिडल मैन का जो रोल है उसको ख़त्म किया जाएगा। असल इशू ये, जब प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को मान रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी इस चीज़ को मान रहे हैं, तो मिडल मैन का रोल क्यों नहीं गवर्नमेंट ख़त्म कर पा रही? मिडल मैन का रोल गवर्नमेंट इसलिए नहीं ख़त्म कर पा रही कि ये जो मिडल मैन हैं आपके, जो आड़ती हैं, ये पाकिस्तान में 370 MNAs में से 300 MNA के फाइनेंसर हैं। 370 अगर MNA है ना आपके पास, जी, तो इनमें से 300 के फाइनेंसर जो हैं वो आपके आड़ती हैं। अब वो जमाना गुजर गया जब लैंडलॉर्ड इलेक्शन लड़ा करते थे। जितने भी MNAs MPAs हैं, आप जरा उनसे जाके पूछें कि उनकी जो इलेक्शन की कैंपेन है, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की जो इलेक्शन कैंपेन की है, उसका पैसा किसने दिया है? ये जो पाकिस्तान है, इसको होस्टेज बना लिया है इस आड़ती माफिया ने। जब मैं चेयरमैन FBR था, मेरा असल में कंसल्टेशन इन्हीं के साथ था, और ये आड़ती अपने आगे रखते हैं ये रिटेलर को, शटर पावर को, कि इनको आगे रखते हैं, पीछे आड़ती बैठे हैं जो करप्शन मनी के फाइनेंसर हैं, और ये अब पॉलिटिक्स में दाखिल हो चुके हैं। ये MNAs को हराते हैं, जिताते हैं, पार्टियों को देते हैं। सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने इलेक्शन लड़ना है MNA की सीट का, तो मुझे 2 करोड़ तो चाहिए ना कम से कम। वो 2 करोड़ में कहाँ से 20 करोड़ कम से कम? ठीक, लेकिन 2 करोड़ में, मैं 2 करोड़ तो कम से कम बता रहा हूँ ना। 20 शबर जैदी साहब, वो 20। जी गुलाम साहब, जैदी साहब, आप जिस तरह से फरमा रहे हैं उसका एक फैक्टर इसको समझा जा सकता है, मिडल मैन का किरदार। लेकिन जो IMF का पैकेज है, जिसके तहत हम गैस, बिजली के नर्ख जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ा रहे हैं, फिर उसके साथ साथ जो दीगर जो यार IMF को बहुत टाइम नहीं गलत रखो। मुझे एक बात बताओ कि मिर्चे और आलू और आम में IMF कहाँ से आ गया, या चने की दाल में IMF कहाँ से आ गया? ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन 10-20% हो सकता है। और भाई ये दरमियान में जो प्रॉफिट बढ़ाने वाला है वो इतना पावरफुल है कि वो चीनी को अपफ्रंट बाय करता है। मेरे अखबार में आज बयान पढ़े, पाकिस्तान में 83 शुगर मिले हैं और सिर्फ 25 या 30 डीलर हैं। तो वो इतने पावरफुल हैं कि वो 25-30 डीलर पाकिस्तान की पूरी चीनी बाय करते हैं और फिर वो बाजार में अपनी मर्जी से बेचते हैं, वो प्राइस डिटरमिन करते हैं। आपको मेरा सवाल, मुझे प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है आजकल पाकिस्तान में, जब मैं चेयरमैन FBR था मुझे प्रॉब्लम आती थी कि पाकिस्तान की जो असली मसला है, ये जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब और शौकत करीम साहब कह रहे हैं कि आड़ती है, ये मैंने इनको समझाया है कि सर ये आड़ती दरमियान में कमा रहा है, इसको आप निकालें। शब्बर साहब, लेकिन इमरान खान साहब ने तो कहा है कि जी देखिए तेल की कीमत गुज़श्ता चंद रोज में 100% बढ़ी है, हमने 22% सिर्फ बढ़ाई है, और 19 ममालिक के सिवा हमारी कीमतें कम हैं। अच्छा, 37% गंदम बढ़ी है, हमने सिर्फ 12% बढ़ाई है। इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत 40% बढ़ी है, हमने 21% बढ़ाई है। तो वो तो सारे इंटरनेशनल इसको करार दे रहे हैं। डॉलर देख लीजिए 170.80 पर चला गया तारीख में, ऊपर 173 पे ओपन मार्केट में। ये सब क्या है यार? मैं ये कह रहा हूँ ना कि चलो जी, वो तो जो फैक्टर्स वो गिना रहे हैं उसका इफेक्ट टोटल इंक्रीज में 30% होगा, 40% होगा। जो 70% फैक्टर है वो ये है कि जब देखिए, आपने इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा। इन्फ्लेशन क्या होती है? जब पैसा ज्यादा होता है, कमोडिटी कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है। इस वक्त जो हुआ है वो ये हुआ है कि पैसा जो मार्केट में 2 नंबर पड़ा होता है वो इतना ज्यादा है
और कमोडिटी कम है तो प्राइस ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रही है। ये इन्फ्लेशन 2 नंबर पैसे का इन्फ्लेशन है, स्टेट बैंक का इन्फ्लेशन नहीं है, जो पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है। आप मेरी बात को थोड़ा गौर से समझें। जो एग्रीकल्चर की, देखिए आप जो आटा, दाल, चीनी, सब्जी, पालक, मेथी, गोश्त, टमाटर खाते हैं, ये सारा पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। ये सारा एक ग्रोअर पैदा करता है और हमें मिलता है। ये इसके अंदर जो प्राइसिंग हो गई है, इसके अंदर सारा 2 नंबर का पैसा चला गया है। तो प्राइस इसलिए बढ़ गई है मार्केट की, क्योंकि उनके पास होल्डिंग पावर, परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। और जितना भी पाकिस्तान का 2 नंबर पैसा है वो आपकी मार्केटों में। लेकिन इसका हल क्या है सर? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं, हुकूमत भी इस चीज को तस्लीम कर रही है, लेकिन काबू नहीं कर पा रही। इसका बड़ा सस्ता हल है, मैंने कल एक सेमिनार में बताया था। इसका हल ये है कि लाहौर में जो प्राइस है टमाटर की और जो ओकाड़े में प्राइस है टमाटर की, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ डबल का फर्क होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइसेस जो मंडियों में है, जिस प्राइस पे मंडियों में सामान उठ रहा है और जिस प्राइस पे सामान मिल रहा है लाहौर में, इसको पब्लिक करे। आपको अगर याद हो, अगर आप लोग पता नहीं कितने, मेरी जरा एज ज्यादा है आपसे, अगर आपको रेडियो का जमाना याद हो, एक प्रोग्राम टीवी आया करता, रेडियो प्रोग्राम आता था मंडियों के भाव, याद है आपको? जी जी जी। तो वो प्रोग्राम शुरू करें, आप बताएं कि मंडियों की भाव क्या है। तो जब आप वो मंडी वाला बताएगा कि आलू जो है वो मंडी में 3 रुपए किलो बिका है, तो जब आप लाहौर में वो 10 रुपए किलो बेचेगा तो लोग उसे बहुत मानेंगे। आपने वो सिस्टम ब्रेक कर दिया है, आपको मंडी का भाव नहीं पता। आप जाते हैं, वो 10 रुपए कहता है, आप रोते गाते हैं, आप उसको ले लेते हैं। अगर गवर्नमेंट मार्केट सिस्टम के तहत सिर्फ ये बता दे कि मंडियों से सामान किस प्राइस पे उठ रहा है और किस प्राइस पे सामान। शब्बर साहब, रोजाना डीसी रेट भी होता है और मार्केट कमेटियां भी रेट निकालती हैं, लेकिन उसका मतलब ये कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज ही कोई नहीं है जो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। डीसी रेट पे जो चीज लिखी है वो मार्केट उससे डबल कीमत पे बेच रही है। यार मेरी बात सुनो, वो डीसी रेट जो है ना, मैंने इस पे काम किया है। डीसी रेट का तुम जाओ और डीसी रेट जो निकला है ना किसी दिन का, किसी बाजार में जाओ और पूछोगे ये कहां से निकला है। वो डीसी ऑफिस का एक क्लर्क होता है, वो शाम को बैठ के किसी मंडी के किसी बंदे को बुलाता है और वो कागज बना के रेट शुरू करता है। उसका कोई ताल्लुक मंडी के प्राइस से नहीं है, ये सब बकवास है। अच्छा शब्बर साहब, आखिर में क्योंकि ब्रेक का वक्त हो जाएगा, मुझे बताएं ये जो कामयाब प्रोग्राम अब लाया गया कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, 1400 अरब रुपया गरीब तरीन तबके को, 40% लोगों को बराह रास्त देंगे, 5 लाख तक कर्ज हर घर को और बिला सूद, इससे कोई फर्क पड़ेगा? आम आदमी के पास पैसा जाएगा? इमरान खान साहब कह रहे हैं जी वो वक्त गुजर गया कि हम सोचेंगे पाकिस्तान में ग्रोथ होगी, पैसा आएगा तो उससे गरीब को फायदा होगा, बराह रास्त हमने गरीब को देना है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं पर्सनली कभी भी डायरेक्ट सब्सिडी का फेवर में नहीं हूँ। मैं कभी भी डायरेक्ट सब्सिडी के फेवर में नहीं हूँ और ये दस्तरखान और खाना मैं पर्सनली को पसंद नहीं करता। तो मैं अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाऊं बनिस्बत इसके कि मैं उनको डायरेक्ट सब्सिडी दूं। मेरा जाती व्यू ये है। तो ठीक है, फर्क कुछ थोड़ा बहुत उसको मिल जाएगा सहारा, मगर ये कोई लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है। और ये कोई शॉर्ट टर्म भी ठीक है, आप कुछ कर लेंगे, मगर लॉन्ग टर्म इलाज ये है कि आपको पाकिस्तान का जो कैश इकोनॉमी है और जो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन की कमी है लोगों में, वो सही करें। मैं आपको फिर यकीन से कह रहा हूँ कि शहरों के अंदर मसला है, देहातों में मसला नहीं है। शहरों में माफिया ने टेक ऑन कर लिया है, ट्रेडर्स की माफिया ने पाकिस्तान के शहरों को, और इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 60% शहरों में रहता है, इसलिए आपको परेशानी नजर आ रही है। ठीक, ये मसला है पाकिस्तान। ठीक, शब्बर ज़ैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, बहुत आपने वक्त दिया। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे बलूचिस्तान में सियासी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। वज़ीर आला ने बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया है लोगों को मनाने के लिए, मगर लोग नाराज हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। अजीब इत्तेफाक है कि हमें सुबह बलूचिस्तान में जब सूरत हाल का जायज़ा लेना होता है तो अफसोसनाक पहलू ये नज़र आता है कि सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है बलूचिस्तान। सबसे ज़्यादा वसाइल अगर देखें, मादनी वसाइल की बात करें, माला माल है, लेकिन वहाँ पर हमें ना तो पॉलिटिकल इस्तेहकाम उस तरह से नज़र आता है, ना माशी इस्तेहकाम नज़र आता है।
हत्ता कि अमन व अमान की सूरत हाल भी हमें उतनी अच्छी नहीं नज़र आती। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक और सियासी बहरान, जब इस तरह बहरान कहीं होता है तो किसने तवज्जो देनी है जी आम आदमी के लिए हम कुछ कर सके। अब वज़ीर आला तो अपनी सीट बचाने के लिए भाग रहे हैं, नाराज़ अरकान को मना रहे हैं, उन्होंने सदारत भी छोड़ दी है पार्टी की, मगर मामला उनसे संभल नहीं रहे तो खुद ही छोड़ कर क्यों नहीं इस तरह से चला जाया जाता है, भाई आ जाओ किसी और के पास इतनी मेजॉरिटी है। पता लग रहा है कोई ग्रुप इनको सपोर्ट कर रहा है, कुछ अपने नाराज़ है, फिर दूसरा भी कोई आएगा तो यही हाल होगा। कल भी वज़ीर आला बलूचिस्तान से 6 लोग मिले थे और आज भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात उनकी हुई है और कुछ MPAs भी जो हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। तो अभी तक जो मैनेज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं जाम कमाल साहब, और जो MPAs उनसे मिले थे कल, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो आपके साथ हैं। यहाँ बड़ा मसला एक जो है वो बाप के हवाले से है कि पहली दफ़ा एक ऐसी पार्टी तरतीब दी गई है, पार्टी बनाई गई है। बहुत सारे दीगर जो पार्टियों के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाए, और अगर ये पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई तो फिर दोबारा से बलूचिस्तान के वही मसाइल होंगे। वहाँ हर शख्स, आप पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हर शख्स अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और वहाँ वो अपनी ज़ात में एक पार्टी है और वो किसी को फॉलो नहीं करता, वो किसी के पीछे नहीं चलता। वो आम सियासी पार्टियों की तरह, जिस तरह आम सियासी पार्टियों के लोग हैं, उस तरह से वो इंटीग्रेट नहीं है। तो वहाँ हर शख्स अपनी अपनी मर्ज़ी का मालिक समझा जाता है। ये बाप के हवाले से ये हुआ था कि जो बलोच कौम का दर्द रखने वाले और बलोच कौम को मज़ीद बेहतर हालात मुहैया करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे और ये कोशिश जारी थी। ज़ाहिर है कि अगर हालात जो हैं फाइनेंशियली वो पूरे मुल्क के ही ऐसे हैं तो वो किस तरह एक एक जो सूबाई नशिस्त है उनके लोगों को फ़ंड दे सकते हैं या उनको जो तरक्याती स्कीमें हैं वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये इस तरह के मसाइल वहाँ पे थे और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मसाइल, ना तो जाम कमाल साहब का कोई एटीट्यूड का मसला है, ना उनका कोई किसी और एतबार से मसला है, लेकिन कुछ वहाँ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो भी हो बाप ख़त्म हो जाए और जाम कमाल साहब जो हैं वो अपनी सीट छोड़ दें या उनसे ये सीट जो है वापस ले ली जाए। आज मीडिएशन के लिए बातचीत की है हमारे जो सेंटर चेयरमैन सेनेट हैं सादिक ईरानी साहब, उन्होंने कदूस बजंजो जो हैं उनसे भी बात की है, अब्दुल कदूस बजंजो से। बाकी भी कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, उनसे उन्होंने 1-on-1 भी मुलाकातें की हैं। समझाने की कोशिश तो की जा रही है कि इसमें बलूचिस्तान का फ़ायदा है, इसको इसी तरह से चला जाए, लेकिन आज या कल तक सूरत हाल जो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, अब वो कहते हैं जी, अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब जो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली में, वो कहते हैं जी हमारा गिला वहीं है। सादिक ईरानी साहब गए हैं चेयरमैन सेनेट, उनको बड़ी मनाने की कोशिश की है, लोगों को भी साथ लेकर गए हैं। वो कहते हैं जी ना हमारी सुनी जाती है ना हमारे वोटर की सुनी जाती है, तो गिला हमारा वहीं का वहीं है। तो क्या ये कोई तरक्याती पैकेज से बात बनेगी? वो तो सबको वहाँ पर बलूचिस्तान में किसी न किसी सूरत में दिया जाता है, या बस ये है कि जी जाम कमाल नहीं चाहिए, वो हट जाए, फिर कोई हमारा धड़ा आ जाए, पार्टी को नुकसान होता है तो हो जाए। अब तो कहा है जाम कमाल साहब ने कि जी जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा देते हैं, उसमें पता लग जाएगा कौन सामने आता है। देखिए उसामा साहब, वहाँ जो गवर्नर हैं वो जाम कमाल साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दे रहे हैं, और देखें कि जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मूव गई और उसके बाद फिर वापस भेज दिया गया, उसके बाद वो फिर दोबारा तैयार होकर जा रही है। असल इशू ये है कि जो मेम्बरान है वो जाम कमाल साहब के रवैये से खुश नहीं, जो अब तक इतलात सामने आ रही हैं। मतलब कई ऐसे मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ये कहा कि जी हम कई दिन ये एफर्ट करते थे उनसे मुलाकात के लिए, मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं, एक मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ना मुझे 6 घंटे बार बिठाया गया, सिर्फ मैं उनसे मुलाकात करना चाह रहा था, 6 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा। अब उससे अंदाज़ा लगा लें, वो ये कहते कि ना आप MPA के तो हालात बहुत ही बुरे थे, ना उसको फ़ंड दिया जाता था, ना उससे मुलाकात की जाती थी, और जाम कमाल साहब जो थे उन्होंने पूरी असम्बली को ख़ुद को यरगमाल बनाया हुआ था। तो ये एक रिएक्शन है, जो उनका एटीट्यूड था ये उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन है कि जिस तरह से उन्होंने MPAs के साथ बर्ताव किया, जिस तरह मिनिस्टर के साथ बर्ताव किया, डेवलपमेंट के फ़ंड नहीं दिए, मुलाकातें नहीं करते थे, मुलाकात के लिए टाइम नहीं देते थे।
वो उसका एक शदीद रिएक्शन है। और ये अब जो कोशिश की जा रही है वो अब बाबर नहीं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अब जाम कमाल को नहीं चाहते कि जो उनका रवैया था उसके ख़िलाफ़ ये एक बगावत हुई है। तो अब देखें ये किस हद तक, क्योंकि जो चेयरमैन सेनेट हैं वो खुद बड़े एक्टिव हुए हैं, वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लोग हैं वो जाम कमाल पे तैयार नहीं है। हालांकि खासा टाइम इन्होंने ले लिया, कोई 1 महीने का टाइम ले लिया है, जब से पहली नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी जो गवर्नर को पहुंचाई गई थी। अब उसको 1 महीना हो चुका है, लेकिन 1 महीना गुजरने के बावजूद अरकान असम्बली जो है वो अभी तक इनसे मैनेज नहीं हो पाए। अच्छा, इसमें गुलाम साहब, क्या इमरान खान साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं या तहरीक इंसाफ कोई रोल प्ले कर सकती है या नहीं, और क्या इससे वो बिल्कुल मुतासर नहीं होंगे इस बहरान से? देखिए, इसके ऊपर रोल अगर अदा करना चाहते तो किया जा सकता था, लेकिन अभी तक आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ बलोचिस्तान के लोग जो हैं वही अपना रोल अदा कर रहे हैं। अभी बाबा टोकू साहब जो बात कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर के इश्यूज़ हैं, चीफ मिनिस्टर एक दरवेशमंद आदमी है, उसके इस तरह के मसाइल ही नहीं हैं। वो यहाँ पे भी रहे हैं, फेडरल में भी, और उस वक्त भी उनके दरवाजे खुले हुए होते थे, वहाँ पे भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं। और वहाँ पे जो मैंने एक जुमला बार बार कहना पड़ता है कि वहाँ हर शख्स अपनी जात में अंजुमन है, लेकिन वहाँ वहाँ पर आप किसी भी एमपी से बात कर ले, उसकी कंप्लेंट यही है कि जनाब वो टाइम नहीं देते, वो बात नहीं सुनते। अगर उनसे किसी ने कोई काम मिलना है तो वो उसका टाइम ही नहीं मिलता। उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर ये कंप्लेंट करें कि जनाब हमें टाइम नहीं मिलता। अच्छा, बिल्कुल, ये तो बात बस ये देखें, ये कहने की बात तो जिस तरह कहने की हद तक तो बहुत की जा सकती हैं बातें, वहाँ के लोग कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफाइल होता है किसी शख्स का, उनका प्रोफाइल इस लिहाज से कि कोई आम शख्स भी मिलने के लिए चला जाए तो वो खुद बाहर रिसीव कर लेते हैं उसको। उनका ये मसला उनका नहीं है, ये मसाइल वहाँ पे और हैं। उसामा गाजी साहब ने एक जुमले में कहा था कि फंड्स के दरवाजे खोल दिए जाएं और बोरियों के मुंह खोल दिए जाएं और पैसे दे दिए जाएं बेबहा सबको, और फिर आप देखेंगे कि ये सब उसी तरह से दोबारा बैठ जाएंगे और दोबारा इस तरह से आगे बातचीत चल पड़ेगी। लेकिन ये एक शुरुआत है। अगर ये एक गवर्नमेंट इस तरह से डिस्टेबलाइज हुई तो फिर ये इसी तरह से आप ये देखेंगे कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातों को भी वहाँ दोबारा से जोड़ तोड़ करने का मौका मिल जाएगा और फिर ये चीज़ आगे बढ़ेगी। ये इस तरह से नहीं होगा कि जिस तरह वहीं इस पर रुक जाएगी, फिर अब दीगर सूबों की जानिब भी इस तरह की चीज़ें बढ़नी शुरू हो सकती हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा जाम कमाल साहब से इत्तेफाक हुआ है कि जब कोयटा जाने का, मुझे भी एक दफ़ा तो वहाँ भी मुलाकात हुई। मुझे अब पता नहीं, उस वक्त तो वज़ीर आला वो नहीं थे, लेकिन ऐसे ही लगा जिस तरह आप शख्सियत बता रहे हैं कि वो मुझे कोई उनमें इस तरह कोई तकब्बुर या इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू, बड़े सॉफ्ट स्पोकन से लगे। तो अगर ये भी कबूल नहीं है तो अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए इस बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता, तो सादिक सिंजरानी साहब को भी फिर हो सकता है कि कल को सेनेट में भी, क्योंकि उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो वहाँ भी फिर नाराज़गियाँ तो आगे तक बढ़ेंगी ना। फिर दूसरा धड़ा जाए वो दूसरे के खिलाफ एक्टिव हो जाएगा कि अच्छा हम किस तरह से बदला लें। बिल्कुल, ये तो होगा। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जितने भी मेंबरान हैं बाप के, अगर ये आपस में फूट पड़ती है इनकी, तो फिर ये देखें कि ये फूट सेनेट में भी आ जाएगी, ये फूट कौमी असम्बली में भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी फेडरेशन ने कोई किस तरह से सपोर्ट नहीं हो रही है जाम कमाल साहब की। हालांकि जाम कमाल जो हैं वो मुकम्मल तौर पे उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया था। फिर इसी तरह से ये जो जोड़ तोड़ है ये आगे KPK की जानिब भी जाएगी और ये जोड़ तोड़ पंजाब की जानिब भी जाएगी। अच्छा, आखिर में बाबर डोगर साहब, एक चीज़ होती है हटाना किसी को, अदम एतमाद की जी तहरीक आ गई, इतने लोगों ने जनाब साइन कर दिया और आ गया, चले वोट भी ज़्यादा हो गए और जनाब वज़ीर आला को आपने हटा दिया। मैं वैसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो उसके बाद आना किसने है? क्या वो इतने वोट ले सकेगा कि वो वज़ीर आला बन सके? ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अभी तक कोई पता नहीं क्या होगा। देखिए उसामा साहब, पहले भी जिंजो साहब जो हैं वो इसी तरह से बलूचिस्तान असम्बली के वो पहले स्पीकर थे और बाद में वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो वो खुद एक बड़े पावरफुल कैंडिडेट हैं। अच्छा, और इट मे बी कि वो, और ये भी कहा जा रहा है जाम जो कमाल है वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब जो स्पीकर साहब हैं वो साजिश के पीछे वही हैं। तो जाहिर बात है कि वो एक कैंडिडेट हैं और जो MPs जो जिनका गिले हैं जाम कमाल साहब के साथ,
उनको कोई ना कोई लालच तो दिया गया होगा, तो जिसकी वजह से वो अब चेंज चाह रहे हैं। अभी लग ये रहा है कि जिस तरह से कुछ महीनों से मामला चल रहा है, कुछ महीनों से, वैसे तो पहले दिन से जब से बोल रहा है, लेकिन कुछ महीनों से ज़्यादा तेज़ी आई। अब ये दिनों की बात रह गई है कि कुछ दिनों में ये सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। यह हार ही पार वाली बात है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।